अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 बुक फिज़िक्स 10th क्लास चैप्टर नंबर 2 है हमारा साउंड। साउंड का लेक्चर नंबर 1 है। लेक्चर नंबर 1 में हम जो टॉपिक स्टडी करेंगे वो है साउंड वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स, टर्म्स लाइक पिच, लाउडनेस, क्वालिटी ऑफ साउंड एंड इफेक्टिंग चेंज इन एम्पलीट्यूड ऑफ लाउडनेस। यानी कि हम फर्स्ट हाफ जो है इसका स्टडी करेंगे। फर्स्ट हाफ में लेक्चर नंबर 1 में ये टॉपिक्स शामिल है जिनकी आज हम डिटेल्ड एलैबोरेशन करेंगे। हमने यहाँ स्टडी किया था जो अपने प्रीवियस चैप्टर में वो था वाइब्रेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वाइब्रेशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एनी मीडियम प्रोड्यूस वेव। हमने ये स्टडी किया था कि जो भी वाइब्रेशंस वहाँ प्रोड्यूस होंगी किसी भी ऑब्जेक्ट में वो वेव्स पैदा करेंगी। जैसे हमने रिपल टैंक की स्टडी किया, रिपल टैंक की कंप्लीट एलैबोरेशन में हमने यही स्टडी किया कि जो ही उसको इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई किया जाता है तो रिपल टैंक में जो मोटर लगी हुई थी वुडन प्लेट के ऊपर वो उसमें वेव्स पैदा करती है, वो उसमें वाइब्रेशन पैदा करती है और वाइब्रेशन के साथ साथ वहाँ वेव्स पैदा होती हैं। और जो ही वेव्स पैदा होंगी तो हम कहेंगे कि मीडियम ऐसा है कि लिक्विड बट इट कॉल ऑल्सो भी गैस और सॉलिड, कि अगर मीडियम लिक्विड हो, गैस हो या सॉलिड हो, इन चारों में से कोई भी मीडियम हो तो वो क्या कर सकता है, वो वेव्स प्रोड्यूस कर सकता है। कि जो ही उसकी वेव की प्रोडक्शन होगी तो उसमें क्या होगा, टाइप्स ऑफ वेव जिसको हम सुन सकेंगे, जिसको हम हियर कर सकेंगे कि ये कौन सी टाइप ऑफ वेव है। उसी टाइप ऑफ वेव में आज हम साउंड वेव स्टडी करेंगे। साउंड वेव के वेव्स क्या प्रोड्यूस करती हैं, साउंड प्रोड्यूस करती हैं, साउंड वेव्स। Like other waves, sound waves are also produced by vibrating bodies। कि दूसरी वेव्स की तरह जो साउंड वेव्स हैं ये भी किससे प्रोड्यूस की जाती हैं, वाइब्रेटिंग बॉडी से। कि जो ही एक बॉडी वाइब्रेट करेगी, कि जो ही वाइब्रेट करेगी तो वो साउंड ऑफ एनर्जी में फॉर्म होगी। कि अगर हमने वाइब्रेशन स्टडी की थी, वाइब्रेशंस में हमने ये कहा था कि वाइब्रेशंस क्या है, वेव इज एनर्जी कैरियर, कि वेव एनर्जी कैरी करती है। लेकिन वेव के एनर्जी कैरी करने के साथ साथ हमने ये भी इसमें स्टडी किया था कि वो एनर्जी तो कैरी करती है लेकिन वो एनर्जी के साथ साथ साउंड वेव्स भी कैरी करती हैं, कि वो साउंड भी कैरी करती हैं। जब भी आप किसी चीज़ पर स्ट्राइक करें या ज़ोर से उस पर मुक्का वगैरह लगाएं तो वो क्या होगा कि उसमें वेव्स तो वाइब्रेशन तो प्रोड्यूस होगी लेकिन साथ ही साउंड भी प्रोड्यूस होगी। ये क्या है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड है। कि कहाँ से, ड्यू टू वाइब्रेटिंग बॉडीज। नेक्स्ट इज due to vibrations of bodies the air around them also vibrates। कि जो ही वाइब्रेशंस बॉडी में पैदा होंगी उन्हीं वाइब्रेशन से क्या होगी, वहाँ जो एयर प्रेजेंट होगी वो साउंड प्रोड्यूस करेगी और जो एयर वाइब्रेशंस होंगी वो प्रोड्यूस करेंगे सेंसेशन ऑफ साउंड इन आवर एयर। दिस प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ साउंड इन आवर एयर, कि हमारे कानों में वो साउंड प्रोड्यूस होगी जिस साउंड को हम प्रोडक्शन, जिसकी साउंड की प्रोडक्शन चल रही है। जब वो साउंड प्रोड्यूस होगी तो हम कह सकते हैं कि वेव्स भी एक साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू एग्जांपल, फॉर एग्जांपल in a guitar, sound is produced
sound is produced due to the vibrations of vocal cords in a guitar sound is produced by vibrations of string कि गिटार में साउंड कब प्रोड्यूस होती है, जब हम उसकी स्ट्रिंग्स को वाइब्रेट करें, कि जो ही स्ट्रिंग्स पे हम अपने हाथों से पोटेंशियल एनर्जी अप्लाई करेंगे तो वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाएंगी। आवर वॉइस results from the vibrations of vocal cord। क्या हमारी जो वॉइस है उसका रिजल्ट क्या है, वाइब्रेशंस ऑफ वोकल कॉर्ड से, कि वोकल कॉर्ड से जो ही हम वो गिटार की स्ट्रिंग्स पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो फोर्स अप्लाई करने के साथ क्या होगा कि वो जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होगी। इसी तरह अगर हमारी हार्ट बीट जो हम वाइब्रेशन के ऑर्गन्स के साथ चेक करते हैं वो लंग्स प्रोड्यूस करते हैं साउंड वेव्स। क्या कहते हैं कि जो हार्ट हमारी बीट प्रोड्यूस करता है तो लब एंड डब जो साउंड यूज होती है वो स्टेथोस्कोप से जब हम सुनते हैं तो वो भी क्या है, वो वाइब्रेशंस हैं, कि वो भी वाइब्रेशंस की मदद में हम उनको स्टडी करते हैं, बगैर वाइब्रेशन से वो भी प्रोड्यूस नहीं होती। जो ही वाइब्रेशंस के साथ वो साउंड प्रोड्यूस होगी तो जो स्टेथोस्कोप होगा उसमें हमें वो साउंड है हमारे ईयर्स तक वो सेंसेशन प्रोड्यूस करेगी। तो ये क्या है, साउंड इज प्रोड्यूस बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। कि हैंस हमने रिजल्ट क्या फाइंड आउट किया है, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। कि साउंड वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस की जाती है, उसकी जो प्रोडक्शन है वो वाइब्रेटिंग बॉडीज में। अगर हम स्कूल लेबोरेटरीज की एग्जाम्पल स्टडी करें, in school laboratories we use a device called turning fork। कि हम एक डिवाइस यूज़ करते हैं जिसका नाम हमने टर्निंग फोर्क रखा हुआ है। टर्निंग फोर्क उस डिवाइस की शक्ल कुछ ऐसी होती है कि जो ही हम उसमें वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करते हैं, जो ही हम उस पर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करेंगे तो the turning fork will vibrate। और जो ही वो वाइब्रेट करेगा तो उसकी वाइब्रेशन से हमें क्या होगा कि साउंड प्रोड्यूस होगी। ये डॉटेड लाइंस क्या शो कर रही हैं कि ये यहाँ वाइब्रेट कर रहा है, और जब ये यहाँ वाइब्रेट करेगा तो वाइब्रेट करने से साउंड प्रोड्यूस होंगी, तो आया वो साउंड्स क्या होंगी, वो फर्दर यूज़ होंगी। If we strike a rubber hammer on tuning fork onto the tuning fork will start began to vibrate। The tuning fork began to vibrate। We can hear the sound produced, we can hear the sound produced by turning fork, by bringing
इट नियर टू द एयर, कि जब हम इसको अपने कानों के करीब लाएंगे तो तब हम इसमें से आवाज़ सुन सकते हैं कि जब वो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करेगा तो उसकी वाइब्रेशन से की प्रोडक्शन से उसमें साउंड प्रोड्यूस होगी, और जो ही उसमें साउंड प्रोड्यूस होगी तो साउंड को वेव्स को हम कैसे स्टडी कर सकते हैं, जब हम उनको अपने एयर्स के करीब लाएंगे। जैसे ही हम उनको अपने एयर्स के करीब लाएंगे तो वहाँ प्रोडक्शन ऑफ वेव्स होगी। जैसे ही प्रोडक्शन ऑफ वेव्स होगी तो प्रोडक्शन ऑफ वेव्स के साथ साथ साउंड भी प्रोड्यूस होगी। क्या है, क्या प्रोड्यूस हो रहा है, वहाँ साउंड प्रोड्यूस हो गई है। नेक्स्ट इज we can also feel the vibrations by slightly touching one of the prongs of vibrating tuning fork। क्या उनकी जो वाइब्रेशंस हैं उसको स्टडी भी कर सकते हैं, उनकी वाइब्रेशंस को हम फील भी कर सकते हैं। उस वाइब्रेशंस को कैसे फील करेंगे, क्या हम उसको टच करके फील कर सकते हैं। आया हम उसकी टचिंग कैसे कर सकते हैं, विद हम रबर प्लास्टिक बॉल सस्पेंडेड फ्रॉम अ थ्रेड, कि थ्रेड के साथ जब एक रबर बॉल सस्पेंडिंग होगा, जब हम उसको टूनिंग फोक के प्रोंग के करीब लाएंगे तो वो उसमें क्या करेंगे, हम वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करेगा। और वेव्स क्या करती हैं, वो जो अगली बॉडी में एनर्जी ट्रांसफ़र करती हैं, और जो ही वो अगली बॉडी में एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगी तो इस एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन से क्या होगा कि जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही थी वो वेव्स एनर्जी कैरी करेंगी। कि जस्ट लाइक जैसे हम हैमर में जो एनर्जी मौजूद थी वो पोटेंशियल एनर्जी हमने अपनी मस्कुलर एनर्जी से उसके प्रोंग को दी। जब हमने उसके प्रोंग को ज़ोरदार स्ट्राइक की तो स्ट्राइक करने की वजह से उसमें क्या हुआ, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हुई। जो ही उसमें वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हुई तो वाइब्रेशन की प्रोडक्शन के साथ साथ क्या हुआ कि जो रबड़ बैंड था, जो ही हमने उसको अपने कानों के करीब लाया तो हमें एक साउंड प्रोड्यूस हुई। तो साउंड के साथ साथ जो ही हम उसको टच करके भी उसकी वाइब्रेशंस स्टडी कर सकते हैं, कि जब हमने उसकी वाइब्रेशंस ही स्टडी करनी है तो हम उसको टच भी कर सकते हैं। द बॉल विल the ball gently with the prong of vibrating tuning fork will push the ball because of its वाइब्रेशन, कि जो बॉल वहाँ मौजूद होगा वो जेंटली क्या करेगा, वो भी वाइब्रेट करना शुरू करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हमने एक बॉल हंग किया विद अ सीलिंग, तो जो वाइब्रेशंस यहाँ प्रोड्यूस हो रही हैं वो वाइब्रेशन क्या करेंगी, वो मूवमेंट करवाएंगी बॉल की। जो ही बॉल की मूवमेंट होगी तो जो एनर्जी यहाँ मौजूद होगी वो एनर्जी आगे फर्दर बॉल में ट्रांसफ़र होगी। थ्रेड टेबल टेनिस बॉल, वाइब्रेटिंग टूनिंग फॉर्क, कि ये वाइब्रेटिंग टूनिंग फॉर्क कि जो ही वो जनरल करेगा तो टूनिंग फॉर्क विल पुश द बॉल
The tuning fork will push the ball. The tuning fork will push the ball because of its vibrations, कि वो अपनी वाइब्रेशंस की मदद से वो क्या करेगा, बॉल की मूवमेंट करवाएगा। जो ही वाइब्रेशंस की मदद से बॉल की मूवमेंट होगी। नाउ इफ वी डिप द वाइब्रेटिंग tuning fork into a glass of water. Okay, if you dip the tuning fork into a glass of water, we will see a splash. कि जो ही उसी वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क को जब हमने बॉल के करीब किया तो उसने बॉल की मूवमेंट शो करवाई। बॉल की मूवमेंट से कैसे शो करवाई कि जो बॉल वहाँ मौजूद था वो टेबल टेनिस बॉल में जो ही उसमें वेव्स प्रोड्यूस हुई तो वेव्स आगे फर्दर कैरी हुई। जो ही वेव्स आगे फर्दर कैरी हुई तो वेव्स की कैरी होने के साथ साथ क्या वहाँ प्रोड्यूस हुआ कि जो वेव्स थी उन्होंने एनर्जी आगे मूव आउट की। जो ही वो एनर्जी बॉल को मिली तो वो एनर्जी से बॉल क्या होगा, बॉल ने अपनी मूवमेंट शो करवाई। इससे क्या हुआ कि वेव जो है एक एनर्जी भी है कि एक वाइब्रेटिंग बॉडी क्या कर सकती है, वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती है और साथ ही साउंड वेव भी प्रोड्यूस कर सकती है। जो ही नेक्स्ट जो हमने एक्टिविटी की कि अगर हम वो ट्यूनिंग फोर्क जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस कर रहा है, जब हमने उसको ग्लास ऑफ वाटर में डिप किया तो ग्लास ऑफ वाटर में डिप करने के बाद क्या हुआ, वहाँ एक स्प्लैश पैदा हुआ। जैसे ही वहाँ एक स्प्लैश पैदा हुआ तो इसके मतलब क्या है कि जो वाटर था उसके अंदर भी वेव्स ने एनर्जी ट्रांसफ़र आउट की है। कि साउंड रिक्वायर करता है मटेरियल मीडियम अपनी प्रोपोगेशन के लिए। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या हमने स्टडी किया, साउंड रिक्वायर मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। कि साउंड को मीडियम रिक्वायर होता है अपनी फॉर्मेशन के लिए, कि साउंड बगैर किसी मीडियम में नहीं बन सकती। आप कोई भी चीज़ लेकर अगर आपको उसमें साउंड प्रोड्यूस करनी है तो आपने उसको बीट लाजमी करेंगे, आप उसको स्ट्राइक लाजमी करेंगे। तो लिहाजा जो ही उसको स्ट्राइक करेंगे तो उसके स्ट्राइक करने के साथ साथ क्या होगा कि उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होगी। जैसे ही उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होगी, एनर्जी की प्रोडक्शन के साथ साथ वहाँ साउंड वेव्स भी कैरी आउट होंगी और जो ही साउंड वेव्स कैरी आउट होंगी तो साउंड वहाँ एक्टिविटी प्रोडक्शन लाजमी करेगा। नेक्स्ट एक्टिविटी इज अनलाइक light waves which are electromagnetic in nature and can also pass through vacuum. Sound waves requires some material medium for their propagation। कि जो लाइक अदर वेव्स क्या लाइक अदर वेव जो प्रोपोगेशन जो प्रोड्यूस होती है वो प्रोपोगेशन कब प्रोड्यूस होगी, जब वो वैक्यूम भी थ्रू वैक्यूम जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर वेव्स पास करती हैं तो साउंड वेव्स को रिक्वायर करती हैं कुछ मीडियम कि ताकि वो अपनी प्रोडक्शन कर सके। इस मीडियम के लिए उनको प्रोडक्शन के लिए दिस कैन बी प्रूव्ड
This can be proved by bell jar apparatus. The bell jar is placed on platform of a vacuum pump कि वो एक वैक्यूम पंप के प्लेटफॉर्म पे मौजूद है। जो ही वो एक वैक्यूम पंप के प्लेटफॉर्म में मौजूद होगा तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ क्या है, वो साउंड की जो प्रोडक्शन है वैक्यूम में जो रिक्वायर करती है मीडियम, वो हम यहाँ स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपके पास जो वेव्स है एक्टिविटी नंबर के बाद बेल जार इलेक्ट्रिकल बेल कि इलेक्ट्रिकल बेल की वर्किंग क्या है और इलेक्ट्रिकल बेल है क्या। एंड इलेक्ट्रिक बेल सस्पेंडेड in the bell jar with the help of two wires connected to a power supply by setting on the power supply electrical bell sound is heard कि जो ही हम उसको पावर सप्लाई करते हैं, जो ही पावर सप्लाई करने के बाद एक इलेक्ट्रिक बेल है उसको हमने एक बेल जार में सस्पेंड किया है। किसके साथ है, उसका कनेक्शन किया है हमने दो वायर्स के साथ और वायर्स को बैटरी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ या पावर सप्लाई के साथ उसको कनेक्ट किया है। जो ही हम बेल ऑन करते हैं, पावर सप्लाई ऑन करते हैं तो बेल रिंग होती है। जो ही वो बेल रिंग होंगी तो हमें साउंड सुनाई दी जाती है। नाउ स्टार्ट पंपिंग आउट। एयर क्या अब उसमें से हवा सारी बाहर पंप आउट करके वहाँ वैक्यूम प्रोड्यूस करें। नाउ स्टार्ट पंपिंग out the air from the bell jar apparatus with the help of a vacuum pump। जब हम पंपिंग जब स्टार्ट करेंगे तो बेल जार का जो अपरेटस है वहाँ वैक्यूम पंप के जरिए the sound of the bell starts becoming more and more feeble and eventually dies। कि जो ही हमने वहाँ से पंप आउट कर दी, जो ही एयर वहाँ से पंप आउट कर ली तो एयर की पंपिंग आउट के बाद हम क्या देखेंगे कि जो बेल है उसकी आवाज़ फेबल यानी आहिस्ता मध्यम हो गई है। लेकिन एक वक्त आएगा कि उसकी बेल की बिल्कुल आवाज़ ही ख़त्म हो गई है। आल्सो बेल इज़ रिंगिंग कि बेल चल रही है when we put the air back into the jar, when we put the air back into the jar we can hear the sound of bell again।
From this activity, we conclude that sound waves can only travel or propagate in presence of air or मीडियम। कि जो प्रोपोगेशन है वो किस पे डिपेंड करती है कि जो साउंड ऑफ द बेल है, कि जब भी हमने साउंड एक बेल को जो ही फिट करने के बाद हमने वहाँ पावर सप्लाई ऐड की। जैसे ही हमने वहाँ पावर सप्लाई ऐड की तो पावर सप्लाई की ऐड करने के बाद जो बेल थी हमने उसको रिंगिंग करवाई के जो ही बेल रिंग हुई, साउंड प्रोड्यूस हुई, क्योंकि वहाँ एक एयर मीडियम मौजूद था। जैसे ही वो साउंड वहाँ प्रोड्यूस हुई तो उस एयर मीडियम में क्या हुआ कि जो ही हमने एयर को एक्सट्रैक्ट आउट यानी पंप आउट किया विद द हेल्प ऑफ अ वैक्यूम पंप, कि जो ही हमने वैक्यूम पंप यूज़ करके उसको पंप आउट किया तो पंप आउट करने के बाद क्या हुआ, जो साउंड है बेल की वो फेबल हो गई, कि साउंड जो भी बेल थी वो बिल्कुल ही मध्यम हो गई। और लिहाजा एक वक्त ऐसा आया जब वो बेल की आवाज़ बिल्कुल ख़त्म होगी। जब वो बेल की आवाज़ ही बिल्कुल ख़त्म होगी तो हमें ये रिक्वायर किया कि आया बेल तो चल रही है, कि बेल रिंग हो रही है, लेकिन जो मीडियम है वो यहाँ नहीं है। लिहाजा जो ही हमने मीडियम की बात की कि अगर वही नहीं है तो जो नेक्स्ट था हमारे पास कि फिर हमने दोबारा एयर जो है उसको एंटर करवाया बेल जार में। जो ही हमने एयर एंटर करवाई तो एयर की एंटर करवाने के बाद जो बेल थी वो दोबारा रिंगिंग शुरू हुई और बेल की साउंड हमें हेयर करना शुरू हो गई। इसका मतलब ये है कि जो एयर है वो मीडियम है जिसके ज़रिए हमें साउंड हेयर की जा सकती है या हमें आवाज़ सुनाई दी जाती है। तो फिर हमने यहाँ से इस एक्टिविटी से ये कंक्लूड किया कि साउंड वेव्स को मीडियम लाजमी चाहिए होता है अपनी प्रोडक्शन के लिए, कि साउंड वेव्स मीडियम के बगैर प्रोड्यूस नहीं कर सकते। जैसे वेव्स ही ना, वेव्स तो प्रोड्यूस हो सकती हैं लेकिन साउंड अपने मीडियम के बगैर प्रोड्यूस नहीं हो सकता। ये था आपका टॉपिक अबाउट साउंड वेव्स एंड हाउ साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोपोगेशन। Next topic is longitudinal nature of sound waves. Longitudinal nature of साउंड वेव की जो लॉन्गिट्यूडनल नेचर है साउंड वेव्स की वो किस पर डिपेंड करती है। Propagation of sound waves produced by vibrating uniform can be understood by a vibrating ट्यूनिंग फोर्क एज शोन। कि जो प्रोपोगेशन है साउंड वेव की वो हम स्टडी कर सकते हैं किससे, प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क के ट्यूनिंग फोर्क की मदद से हम वो प्रोपोगेशन या वो साउंड यहाँ प्रोड्यूस करके हेयर कर सकते हैं। कि जैसे ही हम वहाँ वो प्रोडक्शन करेंगे तो उसकी प्रोडक्शन के साथ क्या होगा कि वहाँ जो साउंड वेव्स प्रोड्यूस होंगी वो हम वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क में ऑब्जर्व कर सकते हैं। जस्ट लाइक
कि जो साउंड वेव्स हैं वो यहाँ जो है उनकी जो विड्थ है, जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, लेकिन जो जो वो फर्दर ट्रैवल करेंगे उनमें डिस्टेंस इंक्रीज़ होता जाएगा। और जो ही डिस्टेंस इंक्रीज़ होता जाएगा तो डिस्टेंस की इंक्रीज़ होने से हम यहाँ ये स्टडी करेंगे कि क्या है, यहाँ जो वाइब्रेशंस हैं वो उस पर डिपेंड करती हैं कि आया वाइब्रेशंस कहाँ डिपेंड कर रही हैं, उसके डिस्टेंस पे। बिफोर द वाइब्रेशंस of tuning fork, density of a molecule on the right side is यूनिफॉर्म, कि जो डेंसिटी है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म होगी। when the right prong of tuning fork moves from mean position O to B, कि जो ही हम जो राइट प्रोंग है उसकी मूवमेंट करवाएंगे उसके मीन पोजीशन से B की तरफ, कि जो ही वो मीन पोजीशन से B की तरफ होगा तो वहाँ एक एक्सर्ट किया जाएगा प्रेशर। It exerts pressure on the adjacent layer of air molecules and produce a compression, कि जो ही उसकी हम मूवमेंट करवाएंगे फ्रॉम मेन पोजीशन टू बी की तरफ तो वो क्या करेगा, वो अपनी एडजेसेंट एक प्रेशर प्रोड्यूस करेगा। जैसे ही वो अपनी एडजेसेंट एक प्रेशर प्रोड्यूस करेगा तो प्रेशर जो है वो एयर मॉलिक्यूल्स की जो लेयर होगी उस पर कंप्रेशन अप्लाई करेंगे। कंप्रेशन होता है किसी चीज़ के सिकुड़ने को, कि अगर हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर हैं, कि यहाँ टिन में मॉलिक्यूल्स हैं, जो ही हम यहाँ और नीचे फोर्स अप्लाई करेंगे तो हम इसको छोटी चीज़ में कंप्रेस कर देंगे। ये क्या फिनोमेना होगा कंप्रेशन का। इसी तरह वो क्या कर रहा है, वो एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है किस पे, अपनी एडजेसेंट लेयर्स पे। और एडजेसेंट लेयर्स पे जो एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे उन पे एक प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा। और वो प्रेशर क्या करेगा कि वो एक कंप्रेशन का फिनोमेना अकर करेगा, कि जो ही एयर मॉलिक्यूल्स है वहाँ कंप्रेस्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट इज द कंप्रेस्ड एयर layer in turn compresses the layer next to it and so on, कि जो कंप्रेस्ड एयर है लेयर की वो टर्न आउट होगी। A moment later the prong begins to move from B towards A, कि वो अपनी मूवमेंट शो करवाएगा B से A की वर्ड्स। नाउ द प्रेशर in the adjacent layer decreases
एंड अ रेयरफैक्शन इज प्रोड्यूस, कि जो ही उसकी लेयर्स में प्रेशर डिक्रीज़ करेगा तो प्रेशर के डिक्रीज़ करने से वहाँ एक रेयरफैक्शन प्रोड्यूस होगी। कि रेयरफैक्शन कैसे प्रोड्यूस होगी, कि वहाँ जो वेव्स की लेयर्स हैं वो प्रोड्यूस होंगी। उनकी प्रोडक्शन में जस्ट लाइक कि अगर हमारे पास जो ट्यूनिंग फोर्क है उसमें जो ही वेव्स प्रोड्यूस होंगी कि यहाँ जो वेव्स हैं वो जस्ट लाइक दिस प्रोड्यूस होंगी, कि वहाँ एडजेसेंट लेयर जो डिक्रीज करेगी जो ही मान लीजिए उसकी कंप्रेशन होगी तो वहाँ वेव्स प्रोड्यूस होंगी। और वेव्स की प्रोडक्शन के बाद दिस रेयरफैक्शन is transferred to the air layer this rarefaction is transferred to the air layer next to it and so on, कि ये जो वेव्स हैं वे नेक्स्ट से नेक्स्ट अप्लाई होती जाएंगी, यानी फर्दर ये कंप्रेशन होते करके ये नेक्स्ट ट्रैवल करती जाएंगी। इसलिए तो साउंड वेव्स जो हैं वो एक ट्रैवल ऑफ के स्पीड की लाइट के स्पीड के साथ वो ट्रैवल कर सकते हैं। एज द ट्यूनिंग फोर्क moves back and forth rapidly, a series of compressions and rarefactions are created in air, कि जो ही वो ट्यूनिंग फोर्क रैपिडली मूव करता जाएगा उसकी रैपिड मूवमेंट के साथ क्या होगा, फर्दर कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शंस अकर करेंगे। कि यानी अगर हम उसकी दोबारा उसकी मूवमेंट को ना रोके, यानी ट्यूनिंग फोर्क कॉन्स्टेंटली वो प्रोड्यूस करता रहे या कॉन्स्टेंटली स्ट्राइक करता रहे। जब वो कॉन्स्टेंटली स्ट्राइक करता रहेगा तो वो कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस फर्दर मूव करता जाएगा। कि जो ही वो एयर में फर्दर मूव आउट करेगा तो फर्दर मूव आउट करने से वो कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस क्रिएट करेगा। कि जैसे ही वो यहाँ कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस क्रिएट करेगा, इन दिस वे sound waves propagate through the air। कि इसी लिहाज से क्या होगा, जो साउंड वेव्स होंगी वो अपनी प्रोपोगेशन करेंगी। कि साउंड जो प्रोड्यूस होगी वो कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस के थ्रू प्रोड्यूस होंगी। कि मीडियम मौजूद है और मीडियम की मौजूदगी क्या बता रही है, कि यहाँ जो मीडियम मौजूद है उस मीडियम में जो एयर मौजूद है उसके पार्टिकल्स पे ये कंप्रेशंस कर रहा है। कि जो ही भी वहाँ कंप्रेशंस अप्लाई करता जाएगा तो कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस के क्रिएशन के बाद क्या होगा, वो साउंड प्रोड्यूस होगी। कि जैसे ही वो कंप्रेशन प्रोड्यूस होंगे कि एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको आपस में कंप्रेस किया जाएगा। जैसे ही वो मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस किया जाएगा तो उन मॉलिक्यूल्स की कंप्रेशन के बाद जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी वो प्रोपोगेट करेंगी। कि अगर हम लॉन्गिट्यूडनल वेव जो हैं वो वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्स से पैदा कर सकते हैं तो कंप्रेशन अकर करेगा, क्योंकि वो जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो स्लाइटली ज़्यादा है जो एयर का प्रेशर पहले मौजूद है। क्योंकि जो ही हम फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स के साथ साथ प्रेशर भी अप्लाई होगा। जो ही फोर्स के साथ जो प्रेशर अप्लाई होगा तो प्रेशर के अप्लाई होने के साथ साथ
क्या होगा, वहाँ जो एयर मौजूद है उसके जो मालिक्यूल जो पार्टिकल्स मौजूद हैं उनमें कंप्रेशन अकर करेगा। जो ही उनमें कंप्रेशन अकर करेगा तो जो कंप्रेशन होगा उसकी डिपेंडेंस होगी कि आया कंप्रेशन यहाँ तक अकर किया है। नेक्स्ट स्टडी करते हैं द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन the direction of propagation of sound waves is along the direction of oscillating air molecules. This shows the longitudinal nature of sound वेव कि जब डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन यानी जिस डायरेक्शन में हमने साउंड वेव्स प्रोड्यूस की हैं, जब हम उस डायरेक्शन में एयर मॉलिक्यूल्स को ऑसिलेट करेंगे यानी एयर मॉलिक्यूल्स की भी वाइब्रेशन पैदा करेंगे, तो ये हमें क्या बताएगा, ये हमें लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ वेव्स बताएगा कि हमें लॉन्गिट्यूडनल जो नेचर है वेव्स की आया वो क्या है। डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive compressions or rarefactions is the wavelength of sound wave। कि कंप्रेशन और रेयरफैक्शन का जो दो कंप्रेशन और डिफरेंस होगा वो वेवलेंथ ऑफ दी साउंड होगा। कि हम साउंड की वेवलेंथ कैसे स्टडी कर सकते हैं, जो कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन और रेयरफैक्शन का डिस्टेंस होगा। ये थी लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ वेव कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैसे पैदा होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ऑफ वेव्स वो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन से पैदा होती हैं जो ही हम प्रेशर अप्लाई करते हैं। कि जब भी हम प्रेशर अप्लाई करेंगे किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी पे तो जो पास एयर पार्टिकल्स मौजूद होंगे उस पे एक प्रेशर अप्लाई होगा। जैसे ही उन एयर पार्टिकल्स पे प्रेशर अप्लाई होगा तो प्रेशर अप्लाई होने के साथ साथ वहाँ कंप्रेशन अकर करेगी कि एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो कंप्रेस होंगे। वहीं एयर पार्टिकल्स कंप्रेस होंगे तो कंप्रेस के साथ रेयरफैक्शन भी प्रोड्यूस होगी। कि आया यहाँ क्या हो रहा है, कंप्रेशन के साथ साथ रेयरफैक्शन भी प्रोड्यूस हो रही है। जो ही कंप्रेशन के साथ साथ रेयरफैक्शन प्रोड्यूस होगी तो इनकी प्रोडक्शन में क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ वेव्स पैदा होगी। कि लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ वेव्स कैसे पैदा होंगी, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन पे। अगर हमें डिस्टेंस चेकआउट करना है वेवलेंथ का तो जो ही हम वो दो कंजिक्यूटिव कंप्रेशन और रेयरफैक्शन मौजूद होंगे उनमें जितना डिस्टेंस होगा उसके लिहाज से हम इसकी वेवलेंथ स्टडी कर सकते हैं। ये था आपका टॉपिक लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ वेव्स। नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड के साउंड में कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में सबसे पहले जो हमने कि साउंड जो है वेव्स कैसे प्रोड्यूस हुई, कि साउंड वेव्स की प्रोडक्शन के बाद हमने देखा कि अब साउंड जो है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड होगी, ये कौन कौन से मीडियम उसको ज़्यादा रिक्वायर है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। Sound of different objects can be distinguished on the basis of different characteristics। कि साउंड ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट
वो किन पे डिपेंड करती है, डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स में, कि जो ही हम बात करते हैं हमारी आवाज़ जो है वो कम होती है। लेकिन जब हम करीबी दोस्तों से बात करें तो हम अपनी आवाज़ कम रखते हैं, लेकिन जो ही हमने किसी पब्लिक मीटिंग में या किसी मीटिंग में या कॉन्फ्रेंस में बोलना हो तो हमारी आवाज़ लाउड होती है, क्योंकि लाउडनेस डिपेंड करती है नंबर ऑफ़ फैक्टर्स पे। कि अगर हम कहें कि हमारी जो साउंड है वो वेव्स में ज़्यादा हो, या उसकी वो ज़्यादा आवाज़ प्रोड्यूस करें, या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वेव्स प्रोड्यूस करें, या ज़्यादा गहरा असर रखें, तो फिर हम क्या स्टडी करते हैं कि जो वेव्स हैं वो लाउडनेस जो है फॉलोइंग फैक्टर्स पे डिपेंड होती है। लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स, कि वो फॉलोइंग फैक्टर्स पे डिपेंड होती है। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, कि वाइब्रेटिंग बॉडी की एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगी। द लाउडनेस of the sound arises varies directly with the amplitude of the vibrating body. The sound produced by a sitar will be if we plug its wires more violently. Large amplitude, small amplitude, loud, quiet, कि जो एम्पलीट्यूड है वो वाइब्रेटिंग बॉडी का, कि जो लाउडनेस है वो साइन है वो डायरेक्टली वेरी करती है विद द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, कि जो वाइब्रेटिंग बॉडी है वो जितने ज़ोर से वाइब्रेट करेगी उतनी ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होगी। कि जैसे हम साउंड प्रोड्यूस करें एक सितार में, जब वो लाउडली करेंगे तो हम उसको प्लग करेंगे उसकी वायर्स वायलेंटली। नीचे आप वेव्स में इसको स्टडी कर सकते हैं कि जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, जब एम्पलीट्यूड ही ज़्यादा होगा तो वो वेव्स लाजमी डिपेंड करेंगी। कि डिपेंडेंस ऑफ वेव्स क्या होगा फिर, कि उसकी डिपेंडेंस एम्पलीट्यूड पे होगी। कि अगर हमने ज़्यादा ऊंची आवाज़ या ज़्यादा लाउड स्पीक करना है तो फिर हम उसकी डिपेंडेंस जो है वो साउंड की उस पर होगी। नेक्स्ट, सिमिलरली when we beat the drum forcefully, the amplitude of its membrane increases and we can hear a loud sound. कि जो ही हम उसको बीट करें विद सम फोर्स, कि जो ही हम उसको फोर्स के साथ बीट करेंगे तो जो फोर्सफुली होगी, जो एम्पलीट्यूड होगा मेम्ब्रेन का
वो इंक्रीज़ होगा। और जैसे ही एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ होगा साउंड वेव्स जो हैं वो लाउड प्रोड्यूस होंगी। कि लाउड साउंड वेव्स हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, जब हम फोर्सफुली उसको बीट करेंगे, यानी जितनी ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ही ज़्यादा मेम्ब्रेन इंक्रीज़ करेगी, उसकी साउंड भी उतनी ज़्यादा ही लाउड होगी। ये था एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी कि एम्पलीट्यूड डायरेक्टली वेरी करता है विद द लाउडनेस ऑफ साउंड, कि जो लाउडनेस है वो डिपेंड ही सिर्फ एम्पलीट्यूड पे करती है। नेक्स्ट इज एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, कि वाइब्रेटिंग बॉडी का एरिया, कि ये आया उसकी एरिया पे भी कोई ताल्लुक वगैरह है कि नहीं। द लाउडनेस ऑफ साउंड also depends upon the area of वाइब्रेटिंग बॉडी, कि जो लाउडनेस है वो वाइब्रेटिंग बॉडी के एरिया पे भी डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल साउंड प्रोड्यूस्ड by a large drum is louder than that by small one, कि जो साउंड एक बड़े ड्रम से प्रोड्यूस होगी उसमें और जो छोटे ड्रम से साउंड प्रोड्यूस होगी उसमें फ़र्क तो होगा, क्योंकि जो वाइब्रेटिंग बॉडी है वो लार्ज ड्रम में बड़ा है, जबकि जो वाइब्रेटिंग बॉडी है वो स्मॉल ड्रम का छोटी है। इसी तरह इफ वी स्ट्राइक a feeble sound will be produced if we strike a tuning fork. If we strike a tuning fork on a rubber pad, a feeble sound will be heard, but if the vibrating tuning fork is placed, if the vibrating tuning fork is placed vertically on the surface of a bench, कि अगर हम ट्यूनिंग फोर्क को जो है वो रबड़ पैड पे स्ट्राइक करें, जो ही हम एक रबड़ पैड पे ट्यूनिंग फोर्क स्ट्राइक करेंगे तो एक जो फीबल साउंड हर्ड होगी, उस फीबल साउंड पे हर्ड होने से क्या है कि जब वो वाइब्रेटिंग कि जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क पे प्लेस्ड होगी वर्टिकली ऑन दी सरफेस ऑफ अ बेंच, क्योंकि वो सरफेस ऑफ द बेंच पे पड़ा है, तो फिर वी विल हियर अ लाउडर साउंड, वी विल हियर लाउडर साउंड, कि जो ये डिपेंडेंस है वो सिर्फ एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग पे है, कि अगर उसी को हम एक तरीके से रखेंगे यानी वर्टिकली ऑन दी बेंच रखेंगे तो जो प्रोड्यूस करेगी वो लाउडर साउंड प्रोड्यूस करेगी। नेक्स्ट फ्रॉम दिस वी कैन conclude that the loudness increases with the area of the vibrating body एंड वाइस वर्सा, कि जो एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी है उस पर डिपेंड करती है, कि जितना एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी लार्जर होगा साउंड लाउडर प्रोड्यूस होगी, और जितना एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी
कम होगा उतनी कम साउंड प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि जो साउंड की प्रोडक्शन है वो लार्जर एरिया में इसलिए है क्योंकि साउंड ने वेव्स में ट्रैवल करना है। जब वो साउंड वेव्स में ट्रैवल करेंगे और वेव्स में ट्रैवल करने के साथ साथ वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, लाउडनेस ऑफ साउंड। कि जो ही वो लाउडनेस ऑफ साउंड प्रोड्यूस होगी, उस लाउडनेस ऑफ साउंड से हम ये कहेंगे कि यहाँ वाइब्रेटिंग का जो एरिया था वो ज़्यादा था, कि ज़्यादा एरिया जो वाइब्रेटिंग बॉडी का होगा उसमें ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होगी। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी, के वाइब्रेटिंग बॉडी से जो डिस्टेंस है, लाउडनेस ऑफ साउंड also depends upon the distance of a vibrating body from the listener। कि जो लाउडनेस है साउंड की वो डिपेंड करेगी उसके डिस्टेंस पे, कि डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी कितना है। जो ही डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी ज़्यादा होगा, it is caused by the decrease in amplitude due to increase in distance। कि जितना एम्पलीट्यूड डिक्रीज करेगा उतना ज़्यादा डिस्टेंस इंक्रीज करेगा। कि जो डिस्टेंस है उसकी डिपेंडेंस एम्पलीट्यूड पे है, कि एम्पलीट्यूड के इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग से डिस्टेंस इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। लाउडनेस ऑल्सो depends upon the physical condition of the ears of the listener। A sound appears to be louder, a sound appears to be louder a person with sensitive ears than a person with effective ears। कि जो वाइब्रेटिंग बॉडी का जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंडेंस लाजमी है। कि जो लाउडनेस ऑफ साउंड है वो डिपेंड करेगी डिस्टेंस ऑफ द वाइब्रेटर फ्रॉम लिसनर। कि अगर जो है डिस्टेंस ही किसी में किलोमीटर का है तो इतने डिस्टेंस में साउंड वेव्स ट्रैवल तो नहीं करेंगी। कि अगर जो वेव्स हैं वो स्मॉलर वेवलेंथ की हैं तो वो तो ट्रैवल ही बहुत थोड़ा करेंगी डिस्टेंस। अगर लाउड वेव्स होंगी तो वो भी ट्रैवल करेंगी लेकिन उनकी भी एक लिमिट होगी। कि डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है साउंड को। और इट इज़ कॉज्ड बाय द डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड। कि जब डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड होता है तो लाउडनेस इफ़ेक्ट होती है, और जैसे ही लाउडनेस इफ़ेक्ट होगी उसका डिस्टेंस इंक्रीज होगा। कि लाउडनेस जो है वो डिपेंड होती है अपॉन द फिजिकल कंडीशंस ऑफ एयर्स ऑफ द लिसनर। कि लिसनर के एयर्स पे डिपेंडेंस होती है। कि अगर लिसनर के एयर्स ही डिफेक्टिव हैं तो फिर वो लाउड जो होगी उसको ही सिर्फ सुन सकेगा, जो स्मॉल वेवलेंथ साउंड होगी उसे वो सुन नहीं सकेगा। इसी तरह अगर जो उसके एयर्स हैं वो बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है, तो फिर वो लाउडर एज वेल एज क्वाइट दोनों साउंड्स हेयर कर सकेगा। जब वो दोनों साउंड हेयर कर सकेगा तो फिर हाउ देयर इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ
there is a characteristic of sound which does not depend upon the sensitivity of the ear of the listener and is called इंटेंसिटी ऑफ साउंड। कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड ऐसा एक करेक्टरिस्टिक है जो डिपेंड करता है सिर्फ सेंसिटिविटी ऑफ द एयर ऑफ द लिसनर। कि इंटेंसिटी अगर जितनी इंक्रीज़ करेंगे तो वो किस पे होगा कि अगर जो नॉर्मल पर्सन होगा वो उसको ठीक तरीके से सुन पाएगा, लेकिन कोई डिफेक्टेड पर्सन इसे सही तरीके से नहीं सुन पाएगा। तो ये क्या होगी? इंटेंसिटी ऑफ साउंड। कि अगर लो पिच साउंड होगी, लो फ्रीक्वेंसी होगी, हाई फ्रीक्वेंसी, हाई पिच ऑफ साउंड होगी। कि जो इंटेंसिटी है उस पर इसकी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है। नेक्स्ट इज पिच। जो नेक्स्ट करैक्टर है हमारे पास वो है पिच। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, पिच इज अ करैक्टरिस्टिक ऑफ साउंड by which we can distinguish between a shrill and grave sound। कि पिच एक ऐसा करैक्टरिस्टिक्स है जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, एक श्रिल और ग्रेव साउंड में ताल्लुक़ स्टडी कर सकते हैं। जब हम श्रिल और ग्रेव साउंड में एक ताल्लुक़ स्टडी करेंगे तो it depends upon the frequency of higher pitch means the higher frequency कि जिसकी हायर पिच होगी वो हायर फ्रीक्वेंसी होगी। जैसे अभी हमने पहले वेव्स में स्टडी किया कि जितनी पिच ज़्यादा होगी उतनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉइस ऑफ लेडीज एंड चिल्ड्रन इज़ हायर देन दैट ऑफ मैन। कि जो वुमेन हैं और बच्चे हैं उनकी जो आवाज़ है वो इस कदर ऊंची इसलिए होती है क्योंकि उनकी जो पिच होती है वो हाई होती है, और जब पिच हाई होगी तो जो फ्रीक्वेंसी है वो भी हाई होगी। तो फ्रीक्वेंसी और पिच हाई होने से जो उनकी साउंड है वो भी हाई होगी और वो श्रिल्ड साउंड होगी। कि वो श्रिल साउंड कौन सी होगी? विद हाई पिच। Shrill is sound with high pitch. Grill is sound with low pitch। कि shrill sound with high pitch होगी और grill sound with low pitch होगी। नेक्स्ट जो हम करैक्टरिस्टिक स्टडी करेंगे वो है क्वालिटी। कि साउंड की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। क्वालिटी की डेफिनेशन, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश
between two sounds of same loudness and pitch। कि करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड क्या है कि बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स ऑफ सेम लाउडनेस एंड पिच। कि सेम लाउडनेस के साथ हमने उसकी पिच को स्टडी करना है कि उसकी पिच जैसे वाइल स्टैंडिंग आउटसाइड a room we can distinguish between the notes of piano and a flute being played inside द रूम। कि अगर हम कमरे के बाहर खड़े हों और कमरे के बाहर खड़े होकर हम जो फ्लूट है और जो पियानो है इन दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं। डिफरेंस हम इन लिहाज से देख सकते हैं कि आया क्या है कि जो फ्लूट और पियानो है क्योंकि वो डिस्टेंस पे मौजूद है, कि हम एक डिस्टेंस पे मौजूद हैं। जब हम एक डिस्टेंस पे मौजूद होंगे तो क्वालिटी में डिफरेंस आएगा कि दोनों की जो साउंड वेव्स हैं वो डिफरेंस प्रोड्यूस होंगी। जब दोनों साउंड वेव्स डिफरेंट प्रोड्यूस होंगी तो उनकी डिफरेंस से ही हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दिस इज ड्यू टू द डिफरेंस इन क्वालिटी ऑफ दीज नोट्स। कि इनमें डिफरेंस कैसे हैं ड्यू टू क्वालिटी ऑफ दीज नोट्स। कि इन नोट्स की जो क्वालिटी पे वो डिपेंड करेगा। जब वो नोट्स की क्वालिटी पे डिपेंड करेगा कि आया जो दोनों साउंड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं दोनों साउंड्स की नेचर डिफरेंट है। जब दोनों साउंड्स की नेचर डिफरेंट होगी तो एट ए डिस्टेंस हम इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, विदाउट डिस्टेंस हम इनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। कि अगर हम कहेंगे हम कमरे के अंदर खड़े होकर फ्लूट और पियानो में डिफरेंस देखें तो फ्लूट और पियानो में हम डिफरेंस नहीं देख सकते क्योंकि एट ए डिस्टेंस हमें मौजूद होना चाहिए। द वेवफॉर्म of sound produced by a tuning fork, flute and clarinet। कि जो वेव साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो टर्निंग फोर्क की है और फ्लूट की है। नेक्स्ट द लाउडनेस ऑफ the loudness and the pitch of these three sounds are the same but their waveforms are different। So their quality in different and they can be distinguished from each other। कि लाउडनेस और पिच ऑफ इन साउंड्स की जो है वो डिफरेंट है। जब लाउडनेस और पिच डिफरेंट होगी तो वेव फॉर्म्स जो होंगे वो भी डिफरेंट होंगे। जब वेव फॉर्म्स डिफरेंट होंगे तो हम इजीली डिस्टिंग्विशन कर सकते हैं क्योंकि जो दोनों की साउंड है वो डिफरेंट है और जो ही साउंड डिफरेंट होगी तो इनके वेव फॉर्म्स डिफरेंट होंगे। नेक्स्ट इज इंटेंसिटी। कि इंटेंसिटी कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव का। दी साउंड वेव
transfer energy from the surrounding, transfer energy from the surrounding body to the listener. The intensity of sound depends on amplitude of sound wave and is defined as according to the definition sound energy passing per second through a unit area held perpendicular to the direction of propagation of sound wave कि sound energy passing per second through a unit area held perpendicular to the density to the direction of the propagation of sound waves कि sound energy पास कर रही है जो पर सेकंड के हिसाब से तो वो यूनिट एरिया परपेंडिकुलर होगा इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन कि वो प्रोपगेशन के लिहाज से उसकी डायरेक्शन है चेंज होगी. नेक्स्ट इज इंटेंसिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी and can be measured accurately. The unit of intensity of sound is watt per square meter. कि इंटेंसिटी क्या है जितना वो डिस्टेंस से कवर करेगी. जब वो जितना डिस्टेंस कवर करेगी तो उस डिस्टेंस के हिसाब से वॉट पर स्क्वायर मीटर किसकी यूनिट होगी वॉट पर स्क्वायर मीटर. नेक्स्ट टॉपिक इज साउंड इंटेंसिटी लेवल की इंटेंसिटी हमने स्टडी किया है कि जो इंटेंसिटी है वो डिपेंड करती है किस पे कि जो पास कर रही है वेव्स जब वो वेव्स पास कर रही है पर सेकंड के हिसाब से हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन कि वो एक डायरेक्शन हो किसकी तरफ से प्रोपगेशन ऑफ वेव्स की कि जहाँ वेव्स पैदा हो रही हैं उस डायरेक्शन से. फिर हम इसका साउंड इंटेंसिटी लेवल चेक करेंगे कि साउंड इंटेंसिटी लेवल किस पे डिपेंड करता है. The human ear responds to the intensities ranging from 10 to the power minus 12 watt per meter square to more than 1 watt per meter square. Because the range is so wide intensities are scaled by factors of 10.
the barely audible and the faintest intensity of sound (10⁻12) is taken as reference intensity called ज़ीरो बेल, कि वो ज़ीरो बेल के नाम से वो इंटेंसिटी नेम होगी, कि उस इंटेंसिटी को हम ज़ीरो बेल कहेंगे। ज़ीरो बेल अ यूनिट नेम्ड आफ्टर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, कि जो ज़ीरो बेल है उसका नाम अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने अपने नाम के बाद दिया जब उसने डिस्कवरी की, कि कोई भी साइंटिस्ट जो है वो डिस्कवरी के बाद अपना ही नाम अपनी डिस्कवरी को देता है। नेक्स्ट, द लाउडनेस ऑफ साउंड depends not only on intensity of sound but also on the physical conditions ऑफ एयर, कि वो फिज़िकल कंडीशंस ऑफ द एयर पे भी डिपेंड करता है कि आया फिज़िकली एयर किस कंडीशन में मौजूद है। अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल वैल्यूज द लाउडनेस एल ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to logarithm of intensity. L log I. L is equal to K log I. फिर K is constant of proportionality, कि K is known as proportionality constant, कि the loudness L of the sound is directly proportional to the logarithm of intensity, कि इंटेंसिटी के लॉगरिथम पे वो इसकी लाउडनेस डिपेंड करेगी। जब उसकी लाउडनेस जो है इंटेंसिटी ऑफ लॉगरिथम पे डिपेंड करेगी तो एल विल बी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करने के लिए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाएंगे। एल इज इक्वल टू के लॉग आई, के इज नोन एज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, लेट एल ओ बी द लाउडनेस of the faintest audible sound and IO is intensity, कि अगर हम लाउडनेस और इंटेंसिटी की वैल्यूज प्लेस करें तो वैल्यूज विल बी लाइक LO इज इक्वल टू K log I नॉट। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, subtracting equation 2, equation 3
from equation 2. Subtracting the equations L minus L naught k log I minus log I 0. The answer will be k log I over I naught. The difference between L and L0, between the loudness L of an unknown sound, कि जो L है वो हमारे पास अननोन साउंड है, और जो L0 है वो तो हमने वैल्यूज़ खुद प्लेस की हैं, एंड दी loudness L0 is called intensity level of the unknown sound. कि अननोन साउंड जो हमने ली थी उसका इंटेंसिटी लेवल हमने फाइंड आउट कर लिया है. तो इंटेंसिटी लेवल विल डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी लेवल के लॉग आई ओवर आई नॉट. कि जब भी हम इंटेंसिटी निकालेंगे किसी भी साउंड की तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो अभी हमने इंटेंसिटी ऑफ ए अननोन साउंड में ड्राइव किया है. नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ के. The value of k constant depends not on the units of I and I naught, but also on the unit of intensity level. कि जो हमने इंटेंसिटी लेवल में प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जो लाउडनेस प्रोपोर्शनैलिटी किया था इंटेंसिटी के साथ, तो प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करने के लिए हमने कांस्टेंट प्लेस किया था के. जो ही हमने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के प्लेस किया तो के की जो वैल्यू है वो आया डिपेंड आई एंड आई ज़ीरो के पे नहीं करेगी, वो उसके डिपेंड करेगी इंटेंसिटी लेवल पे. अगर इंटेंसिटी आई ऑफ द साउंड इज़ 10 टाइम्स ग्रेटर देन द इंटेंसिटी ऑफ आई नॉट ऑफ द फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड, तो फिर हम क्या लेंगे आई इज इक्वल टू 10 आई नॉट. कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड टेकन एज ए यूनिट कॉल्ड बेल. कि हमने जो इंटेंसिटी लेनी है वो एज ए बेल लेनी है, कि उसकी यूनिट हमने एज ए बेल कंसीडर आउट करनी है. इंटेंसिटी लेवल लॉग आई ओवर आई नॉट बेल में, कि ये बेल्स में कंसीडर करेंगे. जब इसको बेल्स में कंसीडर करेंगे तो के इज़ 1, तो जिसकी वैल्यू 1 होती है उसको हम लिखें या ना लिखें इट डजंट मैटर. कि जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू ही 1 है. नेक्स्ट बेल इज़ वेरी लार्ज. कि बेल इंटेंसिटी को अब हम स्टडी करेंगे कि बेल कैसे इंटेंसिटी कवर करती है. बेल इज़ वेरी लार्ज यूनिट. is very large unit of intensity level of sound. Generally a smaller unit called decibel. कि जनरली एक स्मॉलर यूनिट डेसिबल कहलाएगी. कि अगर हम बेल को एक लार्ज यूनिट लें, जब बेल लार्ज यूनिट पे लेंगे तो वो एक कंसीडर करेगी एज ए कि हम एज ए डेसिबल भी लेंगे इसको. कि जनरली अगर वो एक लार्ज यूनिट है तो लार्ज यूनिट होने के नाते उसको हम एज ए स्मॉल यूनिट में डेसिबल लेंगे. कि आया स्मॉल यूनिट क्या है, वो एक डेसिबल है. जब स्मॉल यूनिट हम डेसिबल्स में लेंगे, decibel is abbreviated as dB. कि डेसिबल एक एब्रीवेटेड है dB के.
it must be remembered that one bell is equal to 10 डेसिबल्स, कि हमने एक बेल किसके बराबर रखनी है, 10 डेसिबल्स है, क्योंकि डेसिबल क्या है, ये एक स्मॉलर यूनिट है। इफ द इंटेंसिटी इज मेजर्ड इन डेसिबल्स, तो फिर इंटेंसिटी लेवल क्या होगा, log I और I नॉट dB। क्या फिर हम डेसिबल्स में उसका फॉर्मूला डिनोट करेंगे कि जब हमने मेजर ही डेसिबल्स में करना है तो फिर हम डेसिबल्स में, फिर हम कंस्ट्रक्ट करेंगे एक स्केल जिसके नियम क्या नोन करेंगे कि ये डेसिबल स्केल है, और डेसिबल स्केल में अगर हमारे पास डेसिबल 0 है तो एम्पलीट्यूड 1 होगा। वी विल कंस्ट्रक्ट अ डेसिबल स्केल, कि एक डेसिबल स्केल कंस्ट्रक्ट करेंगे। अगर हम सोर्सेज ऑफ इंटेंसिटी करें तो नियर बाय जेट प्लेन पे जो इंटेंसिटी लेवल होता है वो 10⁻³ होता है, लेकिन डेसिबल्स 150। अगर हम डेसिबल स्केल्स में डिफरेंट इंटेंसिटी स्टडी करें, सोर्सेज ऑफ इंटेंसिटी स्टडी करें तो इंटेंसिटी वाट पर मीटर स्क्वायर में एंड डेसिबल्स में। नियर बाय जेट एयरप्लेन, कि जेट एयरप्लेन के पास 10⁻³ एंड 150, कि 150 डेसिबल्स होंगे वहाँ मौजूद हैं। जब वहाँ 1 डेसिबल्स मौजूद होंगे, नेक्स्ट फास्ट ट्रेन 10⁻⁴ 130, सायरन 10⁻�0 120, वैक्यूम क्लीनर 10⁻⁻5 70, मॉस्किटो बजिंग यानी मॉस्किटो मच्छर की जो आवाज़ है 10⁻⁻8 40 डेसिबल्स, रस्टलिंग ऑफ लीव्स पत्तों का हिलना 10⁻⁻11 के 10 डेसिबल्स। फिर थ्रेश होल्ड कि सबसे ज़्यादा जो फेंटेस्ट साउंड होगी वो 10⁻⁻12 यानी 0 डेसिबल्स पे मौजूद होगी, कि 0 डेसिबल पे जो साउंड मौजूद होगी वो सबसे ही थ्रेशोल्ड यानी सबसे कम साउंड होगी। इसी तरह एक लॉगरिथम स्केल डेसिबल्स और एम्पलीट्यूड का क्रिएट किया है। डेसिबल्स और एम्पलीट्यूड के स्केल में हमने जो कंपैरिजन करना है वो इन दोनों का करना है कि अगर 0 डेसिबल्स मौजूद हो तो एम्पलीट्यूड हमारे पास 1 मौजूद होता है, अगर डेसिबल्स 20 मौजूद हो तो एम्पलीट्यूड हमारे पास 10 मौजूद होता है, अगर डेसिबल्स 40 मौजूद हो तो एम्पलीट्यूड 100 मौजूद होता है, इसी तरह 60 मौजूद हो 1000 एंड सो ऑन, कि ये सारा एक ऐसे चलता रहता है। इसी तरह जो डेसिबल स्केल है ये लॉगरिथम मेजर है ऑफ एम्पलीट्यूड साउंड वेव्स, कि ये साउंड वेव्स को हम जब इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे, डेसिबल फाइंड आउट करेंगे तो ये लॉगरिथम में वैल्यू आएगी, और जो ही लॉगरिथम में वैल्यू आएगी वो इक्वल होगी इसके इंटरवल्स कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई बाय 10, कि जितनी वैल्यू होगी उसको 10 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो डेसिबल इसका आंसर होगा, कि इतनी वैल्यू से हम यूज़ कर रहे हैं। जब इतनी वैल्यूज़ यूज़ हो रही होंगी तो फिर क्या होगा, ये भी था इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कि इंटेंसिटी ऑफ जो साउंड है उसमें कैसे डिपेंड हो रही है, कि साउंड इंटेंसिटी लेवल का जो फार्मूला है वो हमने कैसे कैलकुलेट किया था, उसकी मैथमेटिकल वैल्यू हमने इसमें स्टडी किया इस टॉपिक में। ये था आपका साउंड इंटेंसिटी लेवल, जिसको कंप्लीट एलैबोरेशन के बाद हमने स्टडी आउट कर लिया। नेक्स्ट जो है वो है एग्जाम्पल हमारे पास।
नेक्स्ट इज एन एग्जाम्पल 11.1 according to your book. Calculate the intensity level of the A faintest audible sound, B रस्टिंग ऑफ लीव्स, कि ये दोनों साउंड्स हम यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू से करेंगे. सॉल्यूशन इंटेंसिटी लेवल ऑफ फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड कैन बी calculated by substituting method. Just I is equal to I naught is equal to 10 minus 12 volt per meter square. कि अगर हम सब्सटीट्यूट करें इनकी वैल्यूज, फिर इंटेंसिटी लेवल ऑफ फेंटेस्ट ऑडिबल sound is equal to 10 log 0 decibels 10 minus 12 over 10 minus 12 decibel, कि जब 10 minus 12 डेसिबल करेंगे तो 0 डेसिबल्स हमारे पास आंसर आएगा. कि जब हमने फेंटेस्ट साउंड चेक करनी है तो वो 0 डेसिबल होगी, क्योंकि एक डेसिबल में क्या है, जब हमने डेसिबल में कन्वर्ट करना है तो 10⁻12 करेंगे. इसी तरह इंटेंसिटी ऑफ लेवल ऑफ फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड, कि जब हम फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड करेंगे तो जो वैल्यू होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, 10 log इज इक्वल टू 0 डेसिबल्स, 10⁻⁻12 ओवर 10⁻⁻12 0 डेसिबल, कि ये क्या है, ये 0 डेसिबल्स हैं. Next B part is as intensity of rustle of leaves. Okay, rustle of leaves intensity is 10⁻⁻11 watt per meter square. As we have studied in the table, जैसे ही हमने स्टडी किया था टेबल में, इंटेंसिटी लेवल 10 log 10⁻⁻11 और 10⁻⁻12 decibels. 10 log 10 decibel will be equal to 10. किसका आंसर क्या होगा, इसकी इंटेंसिटी का आंसर 10 है. किसकी इंटेंसिटी 10 है. कैसी इंटेंसिटी लेवल हम स्टडी करते हैं, 10 log वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी 11/12 डेसिबल्स. तो फिर 10 वैल्यू बची, 10 log 10 डेसिबल्स, आई विल बी इक्वल टू 10. कि ये थी जो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल टाइप एग्जाम्पल है 11.1. नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड एको. रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, कि साउंड की रिफ्लेक्शन कब प्रोड्यूस होती है, इसे हम एको बोलते हैं. जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक हिल स्टेशन पे गए हैं और हिल्स पे चढ़ के आपने ज़ोर से आवाज़ लगाई है, वही आवाज़ आपको 2 मिनट बाद दोबारा सुनाई दी गई है. दोबारा सुनाई दी जब जाएगी तो वही आवाज़ क्या होगी, उसका जो इफ़ेक्ट होगा वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होगी. कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड एको होगी, कि जो आपने हिल स्टेशन में आवाज़ लगाई है वही दोबारा बाउंस बैक होकर आपको कुछ मिनट्स में वापस मिली है. जब वही दोबारा मिली है तो वो क्या होगी, वो एक एको होगी. उस एको को क्या हम उसके कहेंगे, वो एक एको कहेंगे कि ये क्या है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है. व्हेन वी क्लैप,
और शाउट नियर और रिफ्लेक्टिंग सरफेस such as tall building or near a mountain, कि जब भी हम टॉल बिल्डिंग या नियर अ माउंटेन करेंगे तो तब हमारी आवाज़ की रिफ्लेक्शन होगी, और उस आवाज़ की रिफ्लेक्शन में हम यही स्टडी करेंगे। वी हियर द सेम साउंड अगेन लेटर, कि कुछ देर बाद हमें वही जो आवाज़ है वो दोबारा मिलेगी। जब वही आवाज़ हमें दोबारा मिलेगी सुनेगी तो फिर ये क्या है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है। द साउंड विच वी हियर इज कॉल्ड एको, कि जो आवाज़ हम दोबारा सुनेंगे वो हमारी एको होगी, कि वो हमारी आवाज़ की एको होगी। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इज when sound is incident on the surface of medium, it bounces back into first medium. This phenomena is called a reflection of sound, कि when sound in incident on the surface of the medium, it bounces back into first medium. This phenomena is called a reflection of साउंड, कि जैसे हमने रिफ्लेक्शन ऑफ वेव स्टडी किए थे कि वेव्स क्या हैं, जो ही वो सेकंड मीडियम में एंटर करेंगे वो रिफ्लेक्ट होकर दोबारा फर्स्ट मीडियम में एंटर करेंगी, तो वो क्या थी, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। इसी तरह रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में भी हम यही स्टडी करते हैं कि व्हेन साउंड इन इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ मीडियम it bounces back into first medium. This phenomena is called reflection of sound. कि reflection of sound क्या है, कि जो ही ये बाउंस बैक होगी और जो ही वो बाउंस बैक होगी तो वो फर्स्ट मीडियम में वापस आएगी, कि यानी हमने आवाज़ लगाई है तो आवाज़ जाके एयर के साथ ये जो ही रिफ्लेक्ट बैक होगी वो हमारे कानों तक दोबारा आएगी और हम उसे दोबारा सुनेंगे, तो ये क्या होगा, ये एक एको प्रोड्यूस होगी। इसी तरह द सेंसेशन ऑफ साउंड प्रोसीड्स इन आवर ब्रेन फॉर अबाउट 0.1 सेकेंड टू हेयर अ क्लियर एको, कि हमारा ब्रेन जो है वो 0.1 सेकेंड लगाता है ताकि हम एक क्लियर एको सुन सकें। द टाइम इंटरवल बिटवीन आवर साउंड एंड रिफ्लेक्टिंग साउंड, कि हमारे साउंड में और रिफ्लेक्ट होने वाली साउंड में जो फ़र्क होगा, जो टाइम का फ़र्क आएगा, जो टाइम इंटरवल कॉस होगा वो 0.1 सेकेंड होगा। इसी तरह जब हम कंसीडर करते हैं स्पीड ऑफ साउंड जो कि 340 मीटर पर सेकेंड है, जब वो 340 मीटर पर सेकेंड होगी तो हम यहाँ से वहाँ से यही डिस्कस करेंगे कि आया वो क्या है कि एट नॉर्मल टेम्परेचर इन एयर, कि नॉर्मल टेम्परेचर जब एयर में होगा तब उसकी साउंड की जो प्रोडक्शन होगी वो इतनी होगी। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द साउंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जनरेशन टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड बैक शुड बी लीस्ट 340 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 0.1 विल बी इक्वल टू 34 मिनट्स, कि अगर हम उसकी सरफेस की बात करें कि जो साउंड है वो जब वापस होगी, जो डिस्टेंस कवर करेगी साउंड वो जैसे स्पीड ऑफ साउंड से 340 मीटर पर सेकेंड, इसी तरह जब हमने इतनी स्पीड से वो जाके दोबारा बाउंस बैक होगी तो उसकी दोबारा बाउंस बैक होने से इतनी ही स्पीड यूज़ होगी। जब वो इतनी ही स्पीड यूटिलाइज़ करेगी तो जनरेशन होगी कि 340 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 0.1 सेकेंड इज इक्वल टू 34 मिनट्स, कि 34 मिनट लगेंगे 340 मीटर पर सेकेंड पे जो आवाज़ गई है उसको बाउंस बैक होते हुए, कि जब वो इतना करेगी तब ये इतना होगा। थस फोर्थ
Thus, for hearing distant echoes, the minimum distance of cycle from the source of sound must be half of the difference. कि जितनी हम एको जितनी स्पीड से और जितनी दूर तक उसको सुनना चाहेंगे वो उस डिस्टेंस का हाफ होगी। कि यानी अगर हमने 50 किलोमीटर तक चेकआउट करना है तो 50 किलोमीटर तक जो हमारा एको होगा उसकी रेंज 25 किलोमीटर होगी, लेकिन लीस्ट हम सिर्फ 17 किलोमीटर तक उसकी एको सुन सकते हैं। Echoes may be heard more than once due to successive or multiple reflections। कि एको एक से ज़्यादा आवाज़ों में भी सुनाई दिया जा सकता है। वो इसलिए सुनाई दिया जा सकता है क्योंकि ये क्या होते हैं, रिफ्लेक्शंस है। तो रिफ्लेक्शन एक वेव की नहीं होनी कि साउंड जो ही हमने प्रोड्यूस करनी है उसमें जो वेव्स होंगी उनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी। जो ही वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स प्रोड्यूस होंगी तो उनकी वेव प्रोडक्शन से हम क्या करेंगे, यहाँ जो प्रोडक्शन है वो डिफरेंट है। जो ही वो प्रोडक्शन डिफरेंट होगी तो वो रिफ्लेक्शंस भी डिफरेंट देगी, और जो ही रिफ्लेक्शंस डिफरेंट आएंगी तो डिफरेंट रिफ्लेक्शन से हम क्या स्टडी करेंगे कि आया जो भी हमने स्टडी किया है एकोज वो डिफरेंट आएंगी, और जो ही वो एकोज डिफरेंट आएंगी तो एकोज डिफरेंट होने से वहाँ रिफ्लेक्शंस भी अकर करेंगी। आया वो कौन सी हैं, सक्सेसिव और मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। इसी तरह नीचे आपके पास एक एक्टिविटी है कि जो दो आइडेंटिकल जो प्लास्टिक पाइप्स हैं, जो टू आइडेंटिकल प्लास्टिक पाइप्स हैं वो एक सूटेबल लेंथ के साथ जब हम उनको अरेंज करें ए टेबल नियर आ वॉल प्लेस अ क्लॉक नियर द ओपन एंड, कि ये जो सारे हैं, ये सारे जो फिनोमेना जितने भी एक्टिविटीज़ हैं ये सारे एकोस पे ही डिपेंड करेंगे। इसी तरह एलिफेंट्स वो यूज़ करते हैं लो साउंड फ्रीक्वेंसी टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बिकॉज लार्ज ईयर्स एनेबल देम टू डिटेक्ट दीज लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स। कि जो बड़े एयर्स हैं उनकी जो एयर्स का डिस्टेंस है या जो एयर का एरिया है वो ज़्यादा है, इसी तरह वो साउंड को लो वेव के साथ भी सुन सकते हैं क्योंकि लार्जर वेवलेंथ के साथ वो डिटेक्ट नहीं कर सकता, वो इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर सकते, और वो सेपरेटली किलोमीटर तक आपको एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये था टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ एको ऑफ साउंड, जिसमें हमने एको कंप्लीट स्टडी कर लिया एलैबोरेशन के साथ। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।